दोस्तों, गुड इवनिंग। सो आई हैव डिसाइडेड टू स्पीक ऑन वन नेशन वन इलेक्शन। सो मोस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन वन नेशन वन इलेक्शन इन हिंदी बिकॉज आई एम मोर comfortable in Hindi, so that is why I choose my language as हिंदी। सो मैं बस इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। सो ईच ईयर इलेक्शंस होते ही रहते हैं हमारे इंडिया में। वो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के हों या लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों या फिर कह सकते हो आप कि म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन हो। सो ईच ईयर कम से कम 2-3 स्टेट्स के तो इलेक्शन होते ही रहते हैं। सो इससे छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए एक आइडियाज़ वो किया गया है, एक आइडिया प्रपोज़ किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा और नीति आयोग के द्वारा भी इन 2018 की हम लोग एक साथ इलेक्शंस करा सकते हैं थ्रू वन नेशन वन इलेक्शन आइडियाज़ और इनिशिएटिव। सो ये हो गया इस वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कि एक्चुअली व्हाट इज़ इट। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक साथ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शन को कंडक्ट कराने का जो आइडिया है उसी को वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं। सो अब हमें सोचना है, जानना है कि एक्चुअली इसकी ज़रूरत कब पड़ी, कैसे पड़ी और क्यों पड़ी। तो पहली बात तो हम लोग क्यों पर ध्यान देते हैं कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी नो। सो देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पहली बात तो ये अकॉर्डिंग टू सम एडवोकेट्स who argue about the one nation one election, they said that first of all it will reduce the cost of the election। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईच ईयर रिसेंटली अगर मैं बात करूं 2019 के एक डाटा की, तो 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन कराया गया था, कंडक्ट किया गया था, उसमें मिनिमम 50,000 रुपीज़ खर्च हुए थे, 50,000 करोड़ रुपीज़ खर्च हुए थे। लेकिन अगर यही सभी इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ कंडक्ट कराए जाते हैं तो ओवरऑल पूरे इलेक्शन 45,000 करोड़ में पूरे स्टेट्स के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 45,000 करोड़ में कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो इससे बहुत सारे रेवेन्यूज़ को सेव किया जा सकता है। जैसे कि अगर इलेक्शन होता है तो सिक्योरिटी की पर्पज़ से जो पैसे सिक्योरिटी पर खर्च होते हैं, लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होते हैं, पर्सनल जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स को या जवानों के एक स्थान दूसरे स्थान तक मोबिलाइज़ किया जाता है, तो ट्रेन के एक्सपेंस खर्च होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता है, उनको एक स्थान दूसरे स्थान तक रिहेबिलिटेट करने में पैसे खर्च होते हैं। ओके, सो इन सब चीज़ों की कॉस्ट को मिला करके सो ओवरऑल 50 to 55,000 करोड़ रुपीज़ खर्च होते हैं एक इलेक्शन कंडक्ट कराने में। तो इसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। सो यही जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट अदर चीज़ों के लिए खर्च कर सकती है। और दूसरी बात ये है, दूसरा पॉइंट ये है, लोग इसको सपोर्ट करते हैं कि गवर्नेंस कंटिन्यूटी, मतलब कि गवर्नेंस में कंटिन्यूटी आएगी। गवर्नमेंट अगर स्टेबल रहेगी स्टेबल रहेगी, एक साथ गवर्नमेंट चुनी जा रही है 5 सालों के लिए, स्टेट में भी और सेंटर में भी, तो गवर्नेंस की जो चीज़ें हैं वो रैपिडली चलती रहेंगी और उसमें डिस्ट्रप्शन नहीं आएगा, उसमें बाधाएं नहीं आएंगी। जैसे कि अब इलेक्शन होते हैं किसी स्टेट में, तो इलेक्शन के 5-6 महीने पहले से ही उसमें उस स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो उसकी वजह से जो गवर्नेंस बॉडीज़ होती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके काम में डिस्ट्रप्शन आ जाता है ड्यू टू द धारा 144 या राष्ट्रपति रूल, प्रेसिडेंट रूल की वजह से वो काम नहीं कर पाती हैं ढंग से। सो अगर वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट होता है, इम्प्लीमेंट होता है,
तो वो बॉडीज़ 5 साल के लिए 5 साल तक वो अपने काम को इंडिपेंडेंटली कर सकती हैं और गवर्नेंस और डेवलपमेंट को में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, कंसंट्रेट कर सकती हैं, फोकस कर सकती हैं। हाँ, और एक चीज़ ये भी होगी कि जो भी नेता लोग होंगे या लीडर्स होंगे वो लोग भी डेवलपमेंट में फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इवन एक स्टेट इलेक्शन में भी बड़े बड़े लीडर्स कैंपेन करने के लिए चले आते हैं। तो उनके कैंपेन करने से काफ़ी लॉस क्या कह सकते हो, रेवेन्यू खर्च होता है उनकी सिक्योरिटी में और उनके ट्रैवलिंग में। अगर वो आएंगे तो प्लेन से आएंगे, सरकारी प्लेन से, तो इन सब चीज़ों की कास्ट में कमी आएगी और जैसा मैंने कहा कि गवर्नेंस में कंटिन्यूटी आएगी। ओके, तीसरा पॉइंट ये है कि हाँ, कैंपेन रिड्यूस करेगा, ये वन नेशन वन इलेक्शन कैंपेनिंग पीरियड को रिड्यूस करेगा। ओके, तो फ्रीक्वेंट इलेक्शन में अगर होते हैं, फ्रीक्वेंट इलेक्शन अगर सभी स्टेट में होते हैं तो नेताएं बार बार कैंपेन करते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अगर कैंपेन हो रहा है या नेता प्रचार अपना कर रहे हैं तो जाम भी कभी कभी लग जाता है, उससे लोगों को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। ट्रैवल को ब्लॉक कर दिया जाता है कि हाँ, इस पर स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं या नेता लोग आ रहे हैं, तो उसकी वजह से कॉमन पीपल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज ऑफ दीज कैंपेनिंग पीरियड्स। सो इससे लोगों को निजात मिलेगा। ओके, और अगर कोई भी गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए चुनी जाती है या 5 साल के लिए उसको कोई बाधाएं नहीं होती हैं, तो वो लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग पर ज़्यादा वो पर ध्यान दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दे विल switch their focus from the campaigning to development and legislative works, making laws and policies for the people. Now पांचवा पॉइंट मेरा ये कि लोगों का वोटर का टर्नआउट बढ़ेगा इसकी वजह से। जैसे कि हम लोग ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ आप बार बार डेली करते हो तो आप उठ जाते हो। वैसे एक समय ऐसे नहीं समझाऊंगा ना। सो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस कैन लीड टू वोटर फटीग, अपैथी, उदासीनता को बढ़ा सकते हैं, लीड कर सकते हैं फ्रीक्वेंट वोटिंग। सो सिंक्रोनाइजिंग इलेक्शन में इंक्रीज वोटर पार्टिसिपेशन, मतलब कि इलेक्शंस को एक साथ करा करके इलेक्शन को एक साथ कराने की वजह से जो वोटर का पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाया जा सकता है, वोटर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा इसकी वजह से। ओके, और वोटर्स आर मोर लाइकली टू इंगेज विथ इलेक्शंस, और जो वोटर्स होंगे वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इलेक्शंस में बिकॉज द इलेक्शंस आर व्हेन द इलेक्शंस आर हेल्ड साइमल्टेनियसली, जब इलेक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं, जनरली ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस जनरेट करेगा ये ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस को। और इनहेंस पॉलिसी स्टेबिलिटी को वन नेशन वन इलेक्शन बढ़ाएगा। जैसे फ्रीक्वेंट इलेक्शन कैन रिजल्ट इन पॉलिसी अनसर्टेनिटीज़, जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस हैं वो रिजल्ट हो सकते हैं पॉलिसी अनसर्टेनिटीज़ का। पॉलिसी में अनिश्चितता आती है, अनसियोरिटी आती है। फॉर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द गवर्नमेंट में अगर बार बार बदलाव होता है तो, और विच कैन डिस्टर्ब लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है या ऑब्स्टिकल पैदा कर सकता है उसमें। लेकिन साइमल्टेनियस इलेक्शन वुड प्रोवाइड करते हैं मोर स्टेबल पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंट, फैसिलिटेट करता है बेटर पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो एक बेटर पॉलिसी फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करता है, फैसिलिटेट करता है और इम्प्लीमेंट करता है। कर्बिंग करप्शन को भी इससे रोका जा सकता है। जैसे फ्रीक्वेंट इलेक्शन ऑफन विटनेस इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्शन कैंपेन्स, जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं उसमें अक्सर देखा गया है कि
जो एक्सपेंडिचर है इलेक्शन पर, वो इलेक्शन कैंपेन पर एक्सपेंडिचर है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। सो विच कैन बी ब्रीडिंग विच कैन बी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर दी करप्ट प्रैक्टिसेस का ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकता है जो फ्रीक्वेंट इलेक्शन है। लेकिन सिंक्रोनाइजिंग इलेक्शन में हेल्प corruption by reducing the frequent of election related expenditure and potentially minimizing the influence of money power के इन्फ्लुएंस को भी रोक सकता है। रिड्यूस डिसरप्शन इन गवर्नेंस के डिसरप्शन को भी रोक सकता है। तो ये सब सारे चैलेंजेस हैं, ये मतलब कि ये सब रीज़न हैं क्यों इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इससे बेनिफिट क्या हो सकते हैं हमारे देश को। और व्हाट आर द चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट द वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए चैलेंजेस क्या है। पहला तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, जैसे कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 82, आर्टिकल 83, आर्टिकल 124, 126 आई थिंक, एंड आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल। इन सब चीज़ों में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे अगर इसको इम्प्लीमेंट वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करना है करने से पहले। और दूसरी चीज़ पॉलिटिकल अपोजिशन होगा। अगर कोई भी नई पॉलिसीज़ आती है, नई पॉलिसीज़ बनती हैं, तो उसमें अपोजिशन पार्टीज़ जो होती हैं उसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट करती हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल बेनिफिट। पॉलिटिकल पार्टीज़ में रेज कंसर्न्स अबाउट द पोटेंशियल advantages and disadvantages of the simultaneous elections, as it could impact their political strategies and bargaining power। उनकी political strategies और bargaining power को reduce कर सकता है या impact कर सकता है, इसीलिए वो इसको oppose करेंगे इसका। Achieving consensus among political parties on such significant change इस प्राप्त करना, कंसेंसस सहमति प्राप्त करना पॉलिटिकल पार्टीज़ की ऐसे महत्वपूर्ण चेंज पर कैन बी चैलेंजिंग रहेगा गवर्नमेंट के लिए, रूलिंग गवर्नमेंट के लिए। ओके, रीजनल एंड लोकल इशूज़, ये भी एक चैलेंज है इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं तो उसमें लोकल इशूज़ होते हैं, रीजनल इशूज़ होते हैं कि रोड कनेक्टिविटी हो गया और उस पर्टिकुलर जॉब और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और अदर रीजनल इश्यूज़ होते हैं। लेकिन स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे जो इश्यूज़ होते हैं वो नेशनल इश्यूज़ होते हैं। सो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब दोनों इलेक्शन साथ में कराए जाएंगे तो जो रीजनल इश्यूज़ होंगे वो नेशनल इश्यूज़ के अंडर में मतलब कि नेशनल इश्यूज़ उसको कवर कर लेगा और सब लोग नेशनल इश्यूज़ पर ही बात करेंगे। नो वन विल फोकस ऑन रीजनल इश्यूज़। सो इसमें जो रूलिंग स्टेट लेवल की पार्टीज़ हैं या नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं वो दे विल गेट मोर बेनिफिट। सो जो रीजनल पार्टीज़ हैं उसमें उनको इसमें लॉस होगा, मे बी दे कैन लूज दी इलेक्शन। सो दैट इज़ वाई टू कन्विंस द रीजनल पार्टीज़ इज़ अ बिग चैलेंज फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वन नेशन वन इलेक्शन। और तीसरा ये है वोटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज़। सो ओवर देयर एजुकेशन इज़ नॉट दैट मच सो पीपल दे डोंट नो व्हाट इज़ स्टेट इलेक्शन एंड व्हाट इज़ नेशनल इलेक्शन और सेंट्रल इलेक्शन। सो उनको अवेयरनेस, उनके लिए अवेयरनेस बढ़ाना, अवेयरनेस उनको अवेयर करना, इट इज़ अ बिग चैलेंज। सो कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन में रिक्वायर एडिशनल एफर्ट, बहुत सारा एफर्ट लगेगा एजुकेट करने के लिए वोटर्स को अबाउट द कैंडिडेट्स के बारे में उसको बताना, पार्टीज़ के बारे में, इशूज़ के बारे में एट मल्टीपल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इंश्योरिंग सफिशिएंट वोटर अवेयरनेस, पर्याप्त वोटर को अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए एंड पार्टिसिपेशन कैन बी चैलेंज, उनका पार्टिसिपेशन चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पर्टिकुलरली इन रीजन्स विद लोअर लिटरेसी रेट, पर्टिकुलरली विशेष रूप से उस रीजन में जहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो लोअर है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। सो पर्टिकुलरली इन
where voters are not well informed about the different level of the government. So these are the challenges why the implementing the one nation one election is challenging. हाँ, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हो सकता है इसका, इसमें चैलेंज। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म में तो बेनिफिट है, लेकिन शुरू में आप इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल फंड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सभी चीज़ों को, सभी इलेक्शंस को अगर एक साथ कंडक्ट करने हैं तो मोर ईवीएम्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, और क्या हो जाएगा, सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेन पर्सनल जो जवान हैं या पर्सनल कर्मचारी उनकी ज़रूरत पड़ेगी, और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेडनेस या अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी कंडक्ट कराने में इलेक्शंस को। फंडिंग दीज इनिशिएटिव्स एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस वुड बी अ क्रूशियल कंसिडरेशन रहेगा। सो ये हो गया इसके बारे में, वन नेशन वन इलेक्शंस के बारे में। सो ओवरऑल इन माय ओपिनियन the one nation one election could be implemented in the nation, so that not only we can save the money, but also we can use that money for the benefits of the society, for the development of our country. So this is my opinion about the one nation one election.